हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शिल्पा नागर, बाल रोग विभाग, ज्योतिर्विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी, क्लास 3rd ईयर। और इस वीडियो में ये जो हमारा वीडियो है सेशन नंबर 2.10 है। इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करने वाले हैं एपिलेप्सी के टाइप। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि टोनिक क्लोनिक सीजर्स क्या है, और यहाँ से इसमें हम स्टार्ट करेंगे एब्सेंट सीजर से, और आगे जो भी फोकल एपिलेप्सी के टाइप थे उनको इसमें डिस्क्राइब करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एब्सेंट सीजर्स को। एब्सेंट सीजर्स में हमने देखा था लास्ट में कि टोनिक फेज नहीं आती है। पेशेंट स्टेयर्स ब्रीफली एंड स्टॉप टॉकिंग टू सीच टू रेस्पॉन्ड। होता क्या है इसमें, जो भी पेशेंट है वो एक ही जगह पे स्टेयर करता रहता है, यानी कि देखता रहता है, घूरता रहता है थोड़े टाइम के लिए ब्रीफली, एंड स्टॉप टॉकिंग, और उस टाइम पे वो किसी से बात नहीं करता, या अगर कोई उसे कुछ बात करना चाह रहा है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, उसे हम एब्सेंट सीजर बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट आर completely motionless while some feel some myoclonic movement in eyelids, facial muscles, fingers at the rate of 3 per second, and this rate corresponds to the abnormality in EEG age, generalized 3 per second spike and wave pattern। एब्सेंट सीजर में कम्प्लीटली जो मूवमेंट होते हैं पेशेंट में वो नहीं होते, कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें माइल्ड से मूवमेंट मिलते हैं, जो स्मॉल मसल्स है हमारी आईलिड की मसल्स में मूवमेंट मिलेंगे, फेशियल मसल्स में टीच हो सकती है या फिंगर्स में हो सकती है, और जो ये रेट होगी 1 सेकेंड में 3 बार मूवमेंट होंगे या 3 बार उनको मायोक्लोनिक सीजर्स होंगे। एंड ये रेट होती है जब हम ईईजी करवाते हैं पेशेंट की। ईईजी में जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती है उसमें जो वेव का पैटर्न होता है, स्पाइक एंड वेव पैटर्न होता है, उसके करस्पॉन्ड्स में होती है, उसके अकॉर्डिंग होती है। अकर्स एट द एज ऑफ 4 to 12 ईयर। तो एब्सेंट सीजर होने की जो एज है या जो एज ग्रुप है चाइल्ड का, वो 4 to 12 ईयर्स है। एब्सेंट सीजर्स की प्रोग्नोसिस गुड होती है, और 95% जो भी एब्सेंट सीजर्स है वो एडोलसेंस में रेमिशंस हो जाते हैं, एडोलसेंस के बाद नहीं होते हैं। एब्सेंट सीजर के बाद हम पढ़ने वाले हैं मायोक्लोनिक सीजर्स। मायोक्लोनिक सीजर्स दीज आर ब्रीफ मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं, यानी कि मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन, लेकिन वो छोटे टाइम कम टाइम के लिए, तो ब्रीफ मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शंस हो रहे हैं। सम ऑफ देम इन्वॉल्व ओनली सिंगल मसल। कुछ मायोक्लोनिक सीजर्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ मसल का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, एक सिंगल मसल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, या फिर पार्ट ऑफ मसल, या कि मसल के पार्ट का ही इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो मसल का इन्वॉल्वमेंट होगा या मसल के पार्ट का होगा। उनमें से जो मसल्स होती है, कुछ तो लार्ज मसल्स होती है बॉडी की, दे इंक्लूड होल बॉडी को भी इन्वॉल्व कर सकती है और बोथ लिम्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है। Myoclonic jerks are common in the morning, involving entire body, both the limbs, and sometimes absent seizures are common। जो मायोक्लोनिक जर्क के सीजर्स हो रहे हैं, इनका जो टाइम है होने का मेनली मॉर्निंग में ज़्यादा होते हैं, और मॉर्निंग में भी फुल बॉडी को इन्वॉल्व करते हैं। मेनली ये इडियोपैथिक फॉर्म के जनरलाइज एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं चाइल्डहुड में, और इट बिगेन्स एट एडोलसेंस। मेनली मायोक्लोनिक सीजर्स होते हैं एडोलसेंस में, 15 ईयर के बाद स्टार्ट होते हैं। इसी चीज़ में ईईजी जब हम करवाते हैं पेशेंट की, तो 4 to 6 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की इरेगुलर स्पाइक्स मिलती है हमें ईईजी करवाने पर। उसके बाद हम पढ़ेंगे जनरलाइज सीजर के बाद पार्शियल सीजर्स और फोकल सीजर्स। फोकल एपिलेप्सी या पार्शियल सीजर्स बोलते हैं। मेनली जो इनका ऑनसेट होता है फोकल एपिलेप्सी का, ऑनसेट इज़ वन ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, या तो एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर में होता है या उसके किसी एक पार्ट में होता है। पार्शियल सीजर्स के लिए लिखा है begins in a relatively small group of dysfunctional neurons in one of the cerebral hemisphere। जो हमारा एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, राइट या लेफ्ट कोई सा भी, उसमें जो डिसफंक्शनल न्यूरॉन है उनके एक छोटे से ग्रुप में स्टार्ट होते हैं, एक छोटे से पार्ट को इन्वॉल्व करते हैं।
may be heralded by an aura which reflect the site of origin। जो पार्शियल सीजर्स होते हैं ये इनमें ओरा भी हो सकता है स्टार्टिंग में, यानी कि प्रोडोम कंडीशन हमें इसमें मिल सकती है। मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस और मोर जनरलाइज्ड मोटर जर्किंग। पार्शियल सीजर्स में कॉन्शियसनेस का चेंज होना ज़रूरी नहीं है, कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सिंपल पार्शियल सीजर्स, सिंपल कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स विद सेकेंडरी जनरलाइजेशन, इनकी डिटेल्स की स्टडी करते हैं। सिंपल पार्शियल सीजर्स होते हैं द चाइल्ड विल रिटेन अवेयरनेस विद कॉन्शियसनेस अनइम्पेयर्ड। सिंपल पार्शियल सीजर्स में मिलता है बच्चा अवेयर तो है और उसकी कॉन्शियसनेस में भी कोई इम्पेयरमेंट नहीं हुआ, यानी अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस दोनों ही अनइम्पेयर्ड है। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स होंगे। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स में कॉन्शियसनेस स्टेटस है वो अल्टर्ड रहेगा या फिर बच्चा कन्फ्यूजन की कंडीशंस रहेगा ड्यू टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज स्प्रेडिंग फ्रॉम द ओरिजिनेटिंग साइट। जो ओरिजिनेटिंग साइट है या कोई लोब है या फिर कोई पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर है, वहाँ से जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है उसके कारण थोड़े बहुत उसके मेंटल स्टेटस में चेंज आएगा, कन्फ्यूजन की स्टेट हो सकती है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स में। पार्शियल सीजर्स विद सेकेंडरी जनरलाइजेशन है। इसमें होता है फोकल सीजर मैनिफेस्ट क्लिनिकली। जो भी फोकल सीजर हो रहा है उनके क्लिनिकली हमें साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। और ऑन एन इक्टल ईईजी फॉलोड बाय अ जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, या फिर जो हम ईईजी करवाएंगे उसमें हमें ईईजी करवाएंगे उसमें टोनिक क्लोनिक सीजर वाले चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। देन एपिलेप्सी सिंड्रोम क्या होता है पढ़ेंगे। तो जनरलाइज्ड एपिलेप्सी होती है और पार्शियल एपिलेप्सीज होती है, दो कंडीशंस होती है। जनरलाइज्ड एपिलेप्सी को इन्फेंटाइल स्पाज्म, चाइल्डहुड एब्सेंस एपिलेप्सी, लेनॉक्स गैस्ट्रिक सिंड्रोम या जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, इसका क्लासिफिकेशन है। पार्शियल एपिलेप्सी सिंड्रोम में ये बिनाइन एपिलेप्सी है और ऑक्सीपिटल एपिलेप्सी हो सकती है। अब हमने देखा कि पार्शियल सीजर्स जो होते हैं वो फोकल सीजर्स है। फोकल सीजर्स बिगेन इन अ रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ डिसफंक्शन न्यूरॉन इन वन ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अगर कंप्लीट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में न्यूरॉन में डिसफंक्शन हो रहा है या इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है तो जनरलाइज सीजर। अगर न्यूरॉन का कोई ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप ऑफ डिसफंक्शन न्यूरॉन है, उनमें अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है तो पार्शियल सीजर स्टार्ट होते हैं। मे बी हेराल्ड बाय एन ओरा विच रिफ्लेक्ट द साइट ऑफ ओरिजिन। तो इसमें ओरा की कंडीशंस भी मिल सकती है जिसमें हमें वो साइन सिम्टम मिल सकते हैं जो हमें ये बताएंगे कि जो इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेशंस है वो किस साइट पे हो रहा है, कौन से लोब में हो रहा है। मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद चेंज इन कॉन्शियसनेस, मे बी इनमें कॉन्शियसनेस चेंज हो जाए या ना हो। हम पढ़ेंगे फ्रंटल लोब सीजर और टेम्पोरल लोब सीजर। फ्रंटल लोब सीजर यानी कि जब फ्रंटल लोब इन्वॉल्व है हमारे हेमिस्फीयर की तब क्या साइन सिम्टम मिलेंगे। इन्वॉल्व विद द मोटर कोर्टेक्स। फ्रंटल लोब सीजर में जो इलेक्ट्रिकली डिस्टर्बेंस होता है वो मोटर कोर्टेक्स में होता है। इसकी वजह से मे लीड टू क्लोनिक मूवमेंट होंगे। ट्रेवल प्रोक्सिमली, जो भी हमारे सीजर्स होंगे प्रोक्सिमल ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा प्रोक्सिमल मसल्स का, इनको जैक्सोनियन मार्च भी बोलते हैं। दूसरा हो सकता है एसिमेट्रिकल टोनिक सीजर आए जो कि विचारे हाइपर काइनेटिक होंगे, इनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहेगा और इजीली डिससेमिनेटेड इज नॉन एपिलेप्टिक इवेंट। जो असिमेट्रिकल टोनिक सीजर्स है ये हाइपरकाइनेटिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शंस ज़्यादा होंगे, टोनिक मूवमेंट ज़्यादा रहेंगे और इजीली डिसमिस्ड हो जाते हैं नॉन एपिलेप्टिक इवेंट्स में। टेम्पोरल लोब सीजर्स होते हैं, मोस्ट कॉमन सीजर्स होते हैं क्योंकि टेम्पोरल लोब से जो सीजर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है टेम्पोरल लोब का वो ज़्यादा होता है सीजर्स में।
स्ट्रेंज वार्निंग फीलिंग मिलती, इसमें भी ओरा की कंडीशंस मिलती, स्मेल रिलेटेड ओरा, टेस्ट रिलेटेड ओरा, या एबनॉर्मलिटीज़ मिलेगी हमें, या साउंड का डिस्टोर्शन या शेप डिस्टोर्शन हमें इसमें एज अ ओरा मिलेगा। ऑटोमेटिज्म स्प्रेड टू द प्री मोटर कॉर्टेक्स, टेम्पोरल लोब से स्टार्ट होकर के जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो प्री मोटर कॉर्टेक्स तक जाती है, इनको हमें डीजा यू या जमाइस यू वी यू सीजर्स भी बोलते हैं। कॉन्शियसनेस में भी इम्पेयर्ड, इसमें भी कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड हो सकती है। लेंथ ऑफ इवेंट इज़ लॉन्गर देन अ टिपिकल एब्सेंट, जो एब्सेंट सीजर हमने पढ़े हैं उनसे ज़्यादा इनकी ड्यूरेशन रहेगी टेम्पोरल ऑफ सीजर्स की। ऑक्सीपिटल सीजर्स और पैराइटल सीजर, ऑक्सीपिटल लोब से जो जनरेट होने वाले सीजर्स हैं उनमें डिस्टोर्शन ऑफ विजन रहेगा ओनली। पैराइटल सीजर से, पैराइटल सीजर का कोजेज होता है कॉन्ट्रालेटरल डिसएस्थेसिस, अल्टर्ड सेंसेशन रहेगा पैराइटल लोब सीजर्स में, और डिस्टोर्टेड बॉडी इमेज रहेगी। अब हम डिस्कस करेंगे स्पेशल एपिलेप्सी सिंड्रोम, चाइल्डहुड में होने वाली इन्फेंटाइल स्पाज्म, ये एक एपिलेप्टिक सिंड्रोम है। मोस्ट केसेज अपेयर होते हैं फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में इन्फेंटाइल स्पाज्म के। सिंगल ब्रीफ रिकरेंट ग्रोथ फ्लेक्सन मूवमेंट ऑफ द लिम्स है, उनका फ्लेक्सन मूवमेंट होता है, वो भी क्रॉस फ्लेक्शन होता है। रेयरली एक्सटेंशन मूवमेंट, इसमें हमें एक्सटेंशन मूवमेंट नहीं मिलता है, जैसे बच्चा पूरे फ्लेक्सन की कंडीशन में वैसे दिखेगा। ईईजी में क्या दिखेगा, मल्टीफोकल मल्टीपल स्मॉल स्पाइक्स दिखेंगे। ईईजी में जो वेव्स बनेगी और मल्टीपल स्मॉल स्पाइक वेव्स बनेगी। ऑन मैच्योरिटी इट डिसअपियर, जब ऑनसेट है इसका फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, जब बच्चा 4 से 5 साल का होगा तो इन्फेंटाइल स्पाज्मेटिक जो सीजर्स है वो डिसअपियर हो जाएंगे। मेनली सीटी हमारा नॉर्मल होगी, लेकिन जो ईईजी होगी उसमें मल्टीफोकल और मल्टीपल स्पाइक स्मॉल स्पाइक्स मिलेंगे हमें वे उसके। लेटर प्रोग्रेस टू लिनोक्स गस्टेड सिंड्रोम, अगर ये आगे प्रोग्रेस करते हैं डिसअपियर नहीं होते हैं तो लिनोक्स गस्टेड सिंड्रोम जो हमने देखा था फ्रंटल लोब, जो हमने ये सिंड्रोम देखा था एपिलेप्टिक सिंड्रोम में जो जनरलाइज्ड एपिलेप्सी को शो कर रहा था, उसमें डेवलप्ड होते हैं। हिस्ट्री क्लिनिकली इम्पोर्टेंस क्या होता है, हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे बच्चे को एपिलेप्टिक कंडीशन है या नहीं है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है वो होती है हिस्ट्री टेकिंग। टेकिंग हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, हमें क्या क्या पूछना है, किस तरीके से क्वेश्चनिंग करनी है उसके पेरेंट्स से, क्योंकि बच्चा हमें कुछ बता नहीं पाएगा। हिस्ट्री जो हमें मिलने वाली है हमें इसकी प्रेजेंट इलनेस की, 2 अनप्रोवोक्ड सीजर मिलेंगे मोर देन 24 आवर अपार्ट, सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एपिलेप्टिक डिसऑर्डर। 2 अनप्रोवोक्ड सीजर मिल रहे हैं एक दिन के अंतर पे, तो उसका मतलब है कि बच्चे को एपिलेप्टिक डिसऑर्डर है। साथ में हमें ये क्वेश्चंस करने हैं, एनी ओरा की कंडीशंस तो नहीं है या फिर बिहेवियर में कोई चेंज तो नहीं हुआ था। ओरा की कंडीशन बन रही है तो हमें उसमें फोकल जनरलाइज सीजर या कहाँ से उसका ओरिजिन है सीजर्स का वो हम पता कर सकते हैं। टाइप ऑफ सीजर्स का पता करना है तो टोनिक क्लोनिक सीजर्स हैं, यानी कि टेंस मसल की टोनिसिटी बढ़ी सबसे पहले, फिर उसके बाद शेकिंग जर्किंग मूवमेंट होने लगे, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुई बच्चे की। अगर ये वाला पैटर्न है तो टोनिक क्लोनिक सीजर है। अटोनिक सीजर है तो ड्रॉप अटैक आते हैं बच्चे को, यानी कि वो गिर जाता है या फिर उसका सिर फॉल हो जाता है अचानक से, ऐसी हिस्ट्री लेनी है। एब्सेंट सीजर में जस्ट स्टेयरिंग, कि बच्चा ओनली स्टेयर करता रहता है एक ही जगह पे, या आप कोई क्वेश्चनिंग करते हैं उसे कुछ बोलते हैं तो बात का जवाब देता है, रेस्पॉन्ड करता है या नहीं करता है, और ब्लिंकिंग करता है नहीं करता है, इस तरीके से हमें हिस्ट्री लेनी है। पार्शियल सीजर से मे बी कॉन्शियस हो सकता है या ओनली हाफ लिम में भी पार्शियल सीजर्स आ सकते हैं। शेकिंग और जर्किंग की हिस्ट्री लेनी है हमें। देन टाइम ड्यूरेशंस के बारे में पता करना है कि जो एक सीजर है कितने टाइम तक रहा है, हाउ लॉन्ग डिड इट लास्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीजर्स, एक जितने भी टाइम सीजर्स रहा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, या जो हमने देखे थे जर्किंग मोमेंट्स
सीजर्स 1 सेकंड में कितने ट्रेमर्स आ रहे हैं, टाइम ऑफ डे की किस टाइम पे सीजर स्टार्ट हुआ, मॉर्निंग में हुआ था, डे में स्टार्ट हुआ है, इवनिंग में, और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर की इमोशनल कंडीशंस या ऐसा कोई एनवायरनमेंट जिससे सीजर प्रेसिपिटेट होता है या सीजर्स डेवलप होता है। एनी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, टंग बिटिंग, ये हिस्ट्री लेंगे। व्हाट डिड यू डू फॉर द चाइल्ड, अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड मेजरमेंट, जब बच्चे को सीजर स्टार्ट होता है या होने वाला होता है तो उसके आसपास हमेशा मेडिकल फैसिलिटीज़ तो अवेलेबल नहीं होती है, उसके पेरेंट्स ही होते, तो उन्होंने क्या किया फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में या फर्स्ट एड मेजर्स क्या फॉलो किए वो पूछना है। पोस्ट इक्टल, जब सीजर्स में वो अनकॉन्शियस था, फिर जब कॉन्शियस हुआ तो उठने के बाद उसमें क्या सिम्टम्स है, क्या वो ड्राउजी था, सो रहा था सीजर्स के बाद, या उसको वॉमिटिंग हुई, और क्या सिम्टम आए, फीवर आया, इस तरीके से ऐसी हिस्ट्री हमें लेनी है। पेरीनेटल हिस्ट्री लेंगे। पेरीनेटल हिस्ट्री में प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग कोई इन्फेक्शन तो नहीं था बच्चे की मदर को, या कोई ट्रोच इन्फेक्शन ऐसा तो नहीं था। बर्थ हिस्ट्री में बर्थ एस्फिक्सिया हुआ या बर्थ ट्रोमा हुआ ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम, या नियोनेटल जॉन्डिस ऐसा कुछ हुआ, ये हिस्ट्री हमें लेनी है। पोस्टनेटल हिस्ट्री, पोस्टनेटल हिस्ट्री में सीएनएस का कोई इन्फेक्शन तो नहीं रहा था, लाइक मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस, हेड इंजरी हुई हो, लेड कॉन्टेक्ट यानी कि लेड पॉइजनिंग तो नहीं हुई है, लेड फ्यूम्स या फिर बर्निंग बैटरीज, या पीका की हैबिट तो नहीं है बच्चे में, यानी कि मिट्टी खाने की आदत, या फिर दीवार चूना खाना है, दीवार चाटना, इस तरीके की कोई हैबिट्स तो नहीं है जो प्रेसिपिटेट करे सीजर्स होने को। इसके आगे पास्ट हिस्ट्री में हम देखते हैं तो एज ऑफ ऑनसेट देखते हैं। एज एट फर्स्ट सीजर, डिस्क्राइब सीजर, जब भी हमारे पास कोई ऐसे पेशेंट आते हैं तो हम पूछेंगे कि बच्चे को सीजर किस एज से स्टार्ट हुए, और जो फर्स्ट सीजर आया था उसको डिस्क्राइब करना है कि किस तरीके का सीजर था, स्टेरिंग था, टोनिक था, क्लोनिक था, एब्सेंस था। हिस्ट्री ऑफ फेब्राइल सीजर पूछेंगे, फीवर के बाद तो पेशेंट को सीजर नहीं डेवलप हुए थे, व्हेन एंड हाउ डायग्नोस्ड, और कब सीजर या एपिलेप्टिक सिंड्रोम से डायग्नोस हुआ है, किसने किया है, कब किया और किस बेसिस पे किया है, और एनी इवेंट प्रिसीडिंग सीजर, या फिर ऐसा कोई इवेंट तो नहीं है जिससे सीजर आगे और बढ़ते हैं। ड्रग हिस्ट्री पूछेंगे, एंटी कन्वर्जेंट मेडिसिन क्या ले रहे हैं, और हाउ मेनी कितने ड्रग्स हैं, कहीं डोज तो नहीं बढ़ाई गई है, किस तरीके की ड्रग है, सेडेटिव है, कन्वर्जेंट है, और उनसे कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे हैं, कोई ड्रग डोज मिस तो नहीं हुई है, किस लिए हमने डोज मिस करी है, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, और जो हमने मेडिकेशंस दी है उसका रिस्पॉन्ड क्या है, रिस्पॉन्ड है तो क्या, और नहीं है तो हमने मेडिसिन छोड़ी है या कंटिन्यू कर रहे हैं, ये हिस्ट्री हमें लेनी है। अगर पेशेंट हमारे पास ओनली ओपीडी में आ रहा है तो हम सीजर्स की फ्रीक्वेंसी और मेडिसिन की फ्रीक्वेंसी देखेंगे, टेस्ट क्या क्या हुए हैं वो देखेंगे, और ईजी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुआ था या नहीं, क्यों हुआ था, कितनी बार हुआ है, ये हिस्ट्री हमें देखनी है। एनी आइडेंटिफाइड मेडिकल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सीजर, सीजर्स के साथ और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट को, उसको डायग्नोज करना है, उसकी हिस्ट्री लेनी है, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस की हिस्ट्री, और हाउ आर दिस प्रॉब्लम मैनेज, यानी कि ये प्रॉब्लम किस तरीके से मैनेज करते हैं, ये हिस्ट्री लेनी है। फिर फैमिली हिस्ट्री आएगी, तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन या इनबोर्न एरर मेटाबॉलिज्म की हिस्ट्री लेंगे, फैमिली में किसी को सीजर्स तो नहीं है या फिर कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम तो नहीं है, वो लिखनी है हमें। सोशल हिस्ट्री में इम्पेक्ट ऑन चाइल्ड पे क्या मिलता है, स्कूलिंग पे क्या इफेक्ट है, अगर बच्चे को स्कूल जाते हुए सीजर आ गए या फिर वो अपने स्कूल मिस कर रहा है सीजर्स की वजह से, तो क्या इम्पेक्ट हो रहा है सीजर्स का। एथलेटिक पार्टिसिपेशंस, वो आउटडोर गेम्स में पार्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका सेल्फ स्टीम डाउन हो रहा है, ये सब हमें नोट करके रखना है। डज टीचर नो अबाउट द कंडीशन ऑन फैमिली फाइनेंशियल बर्डन, ये सारे सोशल हिस्ट्री में पॉइंट कवर करने हैं। ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम पेशेंट का। फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर सीजर के कंडीशन में आ रहा है तो कॉन्शियसनेस लेवल चेक करेंगे, उसका पोस्चर क्या एक्सटेंशन की कंडीशन में है, फ्लेक्शन है, टोनिसिटी बढ़ी हुई है या फिर एटोनिया की कंडीशन है, डिफॉर्मिटी कोई तो नहीं हो गई है या कोई इंजरी तो नहीं आ गई है फिजिकल।
उसे मोमेंट चेक करेंगे, डिसमॉर्फिज्म, हेड द साइज और शेप देखना है हमें, यानी मॉर्फोलॉजी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है बच्चे की वो देखनी है। क्रेनियल नर्व्स एग्जामिनेशन, गेट, स्पाइन देखेंगे। न्यूरोक्यूटेनियस साइन, कफ और लेड स्पॉट मिलेंगे। न्यूरोफाइब्रोमा या एडिनोमा से सब मिलेगा, जो न्यूरोफाइब्रोमेटा या फिर कफ और लेड स्पॉट्स है। ये न्यूरोक्यूटेनियस साइन है, ये शो कर रहे हैं कि नर्वस सिस्टम तो इन्वॉल्वमेंट है ही हमारा, और साथ में क्यूटेनियस स्किन इंटीग्रेटेड सिस्टम भी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये सीजर्स के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। देन मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट है सीजर्स का, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।